तो धन्यवाद। आवाज आ रही है अभी? तो आपको एक बार सब जो नए साथी जुड़े उन सबको राम राम। मुख्य मुद्दे ये थे कि हम गुड़ा महारानी की थानाराम जी आवाज, देवाराम जी को बोल रहे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं आज गुड़ा महारानी की समस्याओं को सामने लेके आया हूं कि हमारी यहाँ पे क्या समस्या है। लोग समस्याओं के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। जहां गांवों में चौपालें लगती है वहां पे कौन पार्टी का कौन अध्यक्ष बनेगा, किस केस का क्या हाल है, उस केस में क्या होने वाला है, इन सब पे चर्चाएं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। हाँ हेमराज जी धन्यवाद। आप आवाज आ रही है? ठीक ठीक। तो भवनलाल जी आवाज कम आ रही है, थोड़ा हेडफोन में कुछ समस्या है तो उसकी वजह से आवाज नहीं आ रही थी। तो उसके बाद सीधा लाइव कर रहा हूं तो हो सकता है आवाज थोड़ी कम आ रही हो। तो हम गुड़ा महारानी के बारे में आज कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। ये धरातल की समस्याएं हैं जिन पे बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। अभियान जी राम राम। मुख्य मुद्दा है हमारे इस क्षेत्र का, क्योंकि ये कृषि का क्षेत्र किसानों के लिए बहुत जरूरी चीज है, उससे मैं बात शुरू करता हूं अपनी। नर्मदा नहर परियोजना योजना आयोग से 1996 में पास हुई ये योजना। धरातल पे आते आते इसको कई साल लग गए। आज भी जहां तक नहर फैली है वहां का जो टेल है वहां पे आज भी पानी नहीं पहुंचता है। कई बार आंदोलन भी हुए लेकिन आज तक वहां पर धरातल पर काम नहीं हो रहा है। नर्मदा नहर परियोजना सिल्लू से जो है गुजरात से आती है, सिल्लू होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। सांचौर के पास एक गांव में। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नर्मदा नहर परियोजना है उसकी जो एक विश्लेषण कर रहे हैं कि इस परियोजना में कहां तक कार्य होना था और क्या कार्य हुए हैं, कितनी डिगियां बनी हैं। लेकिन जनता का यह सबसे बड़ा समस्या है कि नर्मदा नहर परियोजना में किसानों को टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। उसके बाद में किसान जो बीच के किसान है वो बहुत पाइप लगाते हैं, पानी लेते हैं, उससे आगे भी पानी नहीं पहुंचता है। ऐसी कई बातें हमारे गुड़ा महारानी में की जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस योजना का जो रूप है उस रूप से यहाँ पे पानी की सप्लाई होनी थी वो नहीं हो रही है। जहां जहां पाइप लगे हैं, जो उनके पाइपों के मुहाने बने हुए हैं खेतों के अंदर, वहां से पानी आज भी सप्लाई नहीं होता है। तो जहां पानी सप्लाई नहीं होने की वजह से किसान पाइप लगाकर भी कोशिश करते हैं पानी लेने की। लेकिन यदि जैसा योजना में लिखा है, जिस तरह की योजना है कि स्प्रिंकलिंग सिस्टम जो ये कुआं वाला सिस्टम है उसी से खेती होनी है, तो उस तरह का सिस्टम आज धरातल पर पूरी तरह कार्य नहीं कर रहा है। नेता आते हैं, जितने भी नेता आते हैं बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने वोटों तक सीमित रहते हैं। राजनीतिक दल के नेता जितने भी आते हैं वो सिर्फ अपनी बात उतना ही करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद में वो वहां पे काम नहीं करते हैं। कई बार जब वोट नजदीक आते हैं तब वहां पर प्रदर्शन किए जाते हैं। कई बार पानी आने के बाद में फोटो सेशन भी होता है। लेकिन जो किसानों की मूल समस्या है पानी का सही तरह से नहीं पहुंचना, उस पर आज भी कार्य उतना नहीं किया जा रहा है। हमारे किसान भाई उतना जागरूक भी, मेरा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा है तो उतने जागरूक भी नहीं है। धीरे धीरे अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो कुछ जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर पार्टियों के भी, जितने भी राजनीतिक दल है उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। जबकि वर्तमान में जरूरत यह है कि हम जागरूक बने, मूल समस्या है उस मुद्दे की बात करें। हम विभाग से सवाल करें कि ये हमारी समस्या है,
ये योजना है आपकी है, इस योजना में इतना पानी है वो सिंचाई के लिए हमारे खेतों तक पहुंचना चाहिए था, इतना हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल था, वहां तक पहुंचना था। आपने क्या किया है अब तक? अक्सर लोग नेताओं से फोन कर देते हैं, सर हमारे उधर पानी नहीं आया है, तो फिर क्या होता है, नहर वाले आते हैं, वो पाइप काट के चले जाते हैं जो बीच में किसानों के लगे हुए होते हैं उनके, और फिर पहुंचते हैं आगे पानी जाएगा। या कई बार बीच की लाइन के ऊपर वो जानबूझकर लाइट काट दी जाती है, जो लाइट को फोल्ड करते हैं क्योंकि टेल तक पानी पहुंचे। तो ये समस्या का समाधान नहीं है। जो किसान नहर के नजदीक जुड़े हुए हैं या बाकी है, तो उन किसानों के यदि मुहानों के जो पाइप के मुहाने उसके थ्रू यदि पानी आएगा तो वो लोग वो सब नहीं करेंगे, तो टेल पर पानी आराम से पहुंचेगा। लेकिन वो विश्लेषण ना हम कोई आवाज उठा पा रहे, जितने भी किसान भाई है वो चुप बैठे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक दलों के लोगों को बात करते हैं। आज के वक्त की जरूरत यह है कि हम विभाग से सवाल करें। जो सांचौर के अंदर नर्मदा नहर परियोजना का जो मुख्य जो वहां पे इंजीनियर है उनका जो कार्यालय है, उस कार्यालय से हम सवाल करें कि जो ये पानी हमारे इधर ये पहुंचना था, ये डीगी हमारे इधर कार्य कर रही थी, वो कार्य क्यों नहीं कर रही है? हम वो सवाल नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ राजनीतिक दलों के नेताओं को दोष देते हैं या उनकी वाहवाही करते हैं, लेकिन मूल समस्या के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है नर्मदा नहर परियोजना, जो सिंचाई के लिए है और पेयजल के लिए भी है। तो हम पहले सिंचाई के बारे में जब बात करते हैं, सिंचाई के अंदर जितनी डिगियां बननी थी उतनी धरातल पर बनी नहीं है। इसके भी कागजात हम जागरूक साथी मिलकर निकाल रहे हैं कि कितनी डिगियां इस क्षेत्र में बननी थी और कितनी धरातल पर बनी है। और इसके अलावा कहां कहां पंपिंग सेट लगने थे, कहां पंपिंग सेट वर्क कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे हैं, हम विभाग से ये सवाल करेंगे। आप साथियों से भी ये गुजारिश है कि अपने अपने क्षेत्र गुड़ामालानी के जितने भी क्षेत्र है वहां पे जितने भी जागरूक नागरिक है वो भी इस मुद्दे को जरूर उठाए विभाग से कि हमारे गांव में पानी आना था, क्यों पानी नहीं आया, क्या कारण रहे कि पानी आया नहीं। आप नेताओं की वाहवाही या नेताओं की बुराई से हटिए, आप विभाग से सवाल कीजिए, काम वो करेंगे। भाजपा की ये बात सही है कि स्थानीय किसानों और नहर परियोजना के जो कार्मिक है उसकी भी सामंजस्य नहीं है, लेकिन इसमें एक समस्या ये भी है कि कार्मिक जो भी है वो लगभग मैं आरोप तो नहीं करूंगा, लेकिन ये हकीकत है कि ज्यादातर करप्शन के अंदर ही बिजी है। कई बार एसीबी के छापे पड़े, कई इंजीनियर यहाँ पर गिरफ्तार भी हुए थे, बीच में रंगे हाथों भी पकड़े गए थे। तो ये सब होता है लोगों के जागरूक नहीं होने की वजह से। लोग यदि योजना के ऊपर ध्यान रखें तो ये समस्या नहीं आएगी, किसानों को पानी भी बराबर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी गुड़ामालानी की नर्मदा नहर परियोजना। हम सब किसान भाइयों को यहां जागरूक होने की जरूरत है, विभाग से सवाल करने की जरूरत है, और नर्मदा का विस्तार कैसे हो, जो सरकार ने पिछली बार वादा किया था किसानों के साथ उसको निभाए और जल्द से जल्द इस योजना का विस्तार करें। इसके अलावा दूसरी जो योजना है गुड़ामालानी पेयजल परियोजना, तो गुड़ामालानी के 178 गांव में इस योजना से पानी, पीने का पानी है वो सप्लाई होना था। 2013 से ये योजना का काम शुरू होना था, 2015 तक इस योजना का है वो जो पूरा डैम अगर बन के वहां पे पानी है वो वहां पे सप्लाई के लिए शुरू होना था। 2020 आधा गुजर चुका है, लेकिन आज भी एक दो विलेज है और जो मुख्य एक तो गुड़ामालानी नगर है वहां छोड़कर कहीं पर भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। सिर्फ एक गुड़ामालानी में पानी की सप्लाई है, वो भी पाइपलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन जो डैम बना हुआ है
वहां हालत आज बहुत खराब है। जो डैम बना था वो डैम टूटने की कगार पर है, वहां पटिया उखड़ी हुई है। ये हालत वहां की है और इस हालत के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम नागरिक खुद है, क्योंकि हम नागरिक सवाल नहीं कर पाते हैं, विभागों से सवाल नहीं करते हैं, विभागों से ये पूछते नहीं है कि इस योजना में ये काम 2015 में होना था, आपने इसको 2016 बढ़ाया, 2017 बढ़ाया, फिर 2018 किया, फिर 2019 किया, अभी तक 2020 में भी आप इस योजना को काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ नेताओं की वाहवाही में लग जाते हैं। फलाना नेता आया था, उसने हमारी ये योजना लाई है, फलाना नेता आया है, इसने हमारी ये काम रोका है। कोई रोकता नहीं है, कोई चलाता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस योजना के अंदर हमारी नाकामी की वजह से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हम विभागों से सवाल करेंगे तो वहां पे जितने भी अधिकारी है वो वहां पे उन ठेकेदारों, जिस कंपनी को दिया हुआ है काम, उससे सवाल करेंगे। यदि हम अधिकारियों से सवाल नहीं करेंगे तो वो कंपनियों से सवाल नहीं करेंगे। तो आप 178 गांवों में जो पानी जाना था, उसमें से ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां पर पानी बिल्कुल खारा है, वहां पर जल्द से जल्द मीठे पानी की सप्लाई की जरूरत है। उन क्षेत्रों में पिछले दिनों मैंने देखा है कि वहां ट्यूबवेल से पानी सप्लाई की कोशिश हुई है, वहां पे ट्यूबवेल भी बनाए गए थे बीच में, लेकिन उन सब ट्यूबवेल में 90% में खारा पानी निकला है। तो फिर वो ट्यूबवेल पे क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं जनता का? जो योजना है उनके पास, जो पानी आ रहा है उसको आपको डैम तक लाना है, जो योजना में लिखित है, उसके बजट आपको पास हुआ है, उस बजट से आप जनता के लिए कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल हमें तो अधिकारियों से करने की जरूरत है। और जो लोग नेता आपके बीच वोट मांगने आते हैं, उनसे आप ये सवाल कीजिए कि ये योजना आप 2015 में पूरे करने वाले थे, क्या कारण रहे कि ये योजना आप 2015 में पूरा नहीं कर पाए? 2016 में क्यों पूरा नहीं कर पाए? आपने 2017 में कहा तो वो भी पूरा नहीं कर पाए, और आज 2020 तक आप उस योजना को धरातल पर लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसके क्या कारण है वो हमें बताइए। हम ये मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर मीठा पानी आना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि हमें मीठा पानी मिलना चाहिए। उससे हम वंचित क्यों हैं? नर्मदा नहर परियोजना पर अब तक 2916 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद इसके कुछ गांवों में सिंचाई का पानी आ रहा है और कुछ गांवों में ही पेयजल परियोजना है। बाकी की नहरें जो उन्होंने शुरू में बनाई थी, जिनको हम खाड़े कहते हैं, वो आज भी टूटने की कगार है और सूखे पड़े हैं, उनके अंदर पानी नहीं आता है। क्यों हम सवाल नहीं कर पाते अधिकारियों से? मैं आज लाइव आने का मेरा मुख्य मकसद ये था कि आप लोगों को ये जागरूक किया जाए कि आप सवाल कीजिए, जो आप वोट मांगते आता है उससे, जो आपका चुनाव प्रतिनिधि है उससे आप सवाल कीजिए, अधिकारियों से सवाल कीजिए कि हमारे क्षेत्र की इन समस्याओं पर काम क्यों नहीं हो रहा है। हमने आपको चुनकर इसलिए भेजा है कि आप हमारी सेवा करें, तो उस कार्य को आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप उस कार्य को कीजिए। 70 साल हो गए हमारे, लगभग 73 साल देश को आजाद हुए। राजस्थान के अंदर हमारे बुढ़ा माननी वोट होते हुए 70 साल हो गए। मूलभूत सुविधा हमारे पास क्या है? हमारे पास हॉस्पिटल सही नहीं है। छोटे से छोटा इलाज के लिए हमें गुजरात जाना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाईतू से डीसा के लिए प्राइवेट जो निजी बस चलती है, मरीज एक्सप्रेस, यानी मरीजों को लेकर डीसा जाती है, वहां पर इलाज होता है जो गुजरात में है, और फिर बस आती है रिटर्न, ये दिल्ली जाती है। हम 70 साल के अंदर बुढ़ा मालानी के अंदर चिकित्सा के लिए सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। आप वोट लेके जाते हैं लेकिन आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं।
अब ये सवाल करने की जरूरत है, क्यों हमारे पास सुविधाएं नहीं है? मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है और वो हमारे धरातल पर आज नहीं है। गुड़ामालिनी नहीं, पूरे बाड़मेर में ये हालत है। एक्सीडेंट हो जाता है तो या तो आपको जोधपुर रेफर किया जाता है, छोटे से छोटे एक्सीडेंट की बात करो, मामूली किसी का हाथ पैर टूट जाए तो आपको सीधा सांचौर जाना पड़ता है, या फिर आपको डीसा या गुजरात महसाना जाना पड़ता है। आपके इधर कोई सुविधाएं नहीं है, फिर भी आप नेताओं की वाहवाही में लगे रहते हैं। 30-35 साल से एक विधायक जीतता है, वो विकास नहीं करा पाते हैं धरातल पर। आप 25 साल तक विकास नहीं करा पाते हैं, उसके बाद में फिर जीत कर आते हैं और आप कहते हैं अब जनता हमारा काम नहीं कर रही है, सरकार हमारी सुनती नहीं है। आपको जनता ने जिता कर भेजा है तो आपने धरातल पर क्या किया है, उसका जवाब जनता आप मांगती है। अक्सर कहा करते हैं चुनाव में हमने ये परियोजना जो पेयजल की है वो लेके आ गए, लेकिन वो पूरा कहां किया आपने? एक योजना आप शुरू भी करते हैं तो वो योजना 20-20 साल तक कागजों में लटकी पड़ी रहती है। मेजर जो सबसे बड़ी है यहां पर ना तो गुड़ामालानी के अंदर फायर ब्रिगेड है, गर्म क्षेत्र है, कई बार आग लग जाती है, मेगा हाईवे है, यहां पर कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग यहाँ एक्सीडेंट में जिंदा जलकर मर जाते हैं। मैंने आंखों देखी सुना रहा हूं आपको। हमारे आलूपुरा क्षेत्र के बाजू में है बांटा जो क्षेत्र लगता है, वहां पर दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था और ट्रक में आग लग गई थी। आग लगने के बाद दोनों गाड़ी के ड्राइवर जलकर मर गए। 1 घंटा तक कोई वहां पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। शुरुआती यदि गुड़ामालानी में यदि यह सुविधा होती तो उनको बचाया जा सकता था, क्योंकि शुरुआती आधे घंटे तक कम आग थी। यह समस्या हमारी मुख्य समस्या है। आज ढाणी में कई बार देखते हैं ढाणियों में आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती नहीं है। ठाकरा राम जी कह रहे हैं कि हमारा विधायक है वो एकदम तैयार है, सब 30 साल हुए, 6ठी बार जीत कर आए हैं। आप कब तक ये कहेंगे कि वो व्यक्ति हमें काम नहीं करने दे रहा है या ये व्यक्ति काम नहीं करने दे रहा है? ये सब जनता को बहकाने की बात है कि वो आदमी हमें काम नहीं करने दे रहा है, ये काम नहीं करने दे रहा है। आप आज से जीत कर नहीं आ रहे हैं, पहली बार आप जीत के आ गए, यहाँ काम नहीं करने दिया जा रहा, वो बात कीजिए। यहाँ 25 साल पहले भी जीत के सुन रहे हैं, आपने 25 साल पहले शासन किया है, 5 साल विपक्ष में रहने के बाद आप फिर जीत कर आए हैं और अब आप रो रहे हैं कि हमें वो काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये नहीं किया जा रहा। ये सब किताबी बातें हैं, बहकावे की बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। हम मांग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा अच्छा हॉस्पिटल हो जिसमें सभी विशेषज्ञ हो, सब तरह की सुविधाएं हो, जिससे यहाँ का नागरिक कुछ परेशानी आने पर उस हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सके। आपको थोड़ा ज्यादा सिर दर्द हुआ, आपको भागकर सांचौर जाना पड़ता है, कुछ ज्यादा वहां पर समस्या बढ़ गई, आपको भागना सीधा गुजरात जाना पड़ता है। फिर आपने इतने सालों तक क्या किया? 70 साल में जनता को इस तरह बहकाना बंद कीजिए। दूसरी समस्या है कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गौचर है। जो हमारा गुड़ामालिनी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर गौचर है वो बहुत सबसे ज्यादा ही समझिए आप, यहाँ बहुत गौचर है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पा रहा है। गोवंश जगह जगह सड़कों पे घूम रहा है। किसानों की कई बार समस्या है कि वह गोवंश आता है, उसका खेत में नुकसान पहुंचाता है,
कई बार गोवंश सड़क पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार गोवंश जब सड़क पे आवारा घूमते हैं तो कई बार बाइक वाले हाईवे पे सफर करते वक्त वो देख नहीं पाते, अंधेरे में एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये समस्याएं आती है। यदि गौचर का विकास हो जाता है तो ये समस्याएं कम हो जाएगी। जितने भी ये गोवंश सड़क पर घूम रहे हैं, यदि ये गोवंश वहां रहेंगे गौचर के अंदर, तो ये समस्या नहीं आएगी। हम ये मांग करते हैं लगातार कि नरेगा योजना को पूरी तरह आप गौचर के विकास के लिए जोड़ दीजिए। समस्या का समाधान है, आप करेंगे तो ये समस्या का समाधान है कि इस योजना को आप गौचर के विकास योजना को आप नरेगा से जोड़िए, उससे काम कीजिए, कराइए। लेकिन आप वो नहीं करा पाते, आप सिर्फ वाहवाही लूटते हैं, जबकि नरेगा में सबसे ज्यादा करप्शन होता है। हालत यह है, नरेगा के अंदर काम के बदले दाम की बात होती है। मुझे कल एक साथी मुखावा से फोन करके बोल रहे थे, सर हमारे यहाँ पे तो जयन आते हैं, प्रति मजदूर 200-300 रुपए लिए जाते हैं और हाजिरी भरी जाती है, और ये हर गांव में हो रहा है। गरीब मजदूर के साथ ये हर गांव में हो रहा है। आप 200-300 नहीं देंगे तो आपको 60 रुपए जोड़ दिए जाएंगे, आपको 70 रुपए जोड़ दिए जाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं उनके साथ ये किस तरह का अन्याय कर रहे हैं आप? ये गलत है, इसमें सुधार कीजिए। और सब लोग इस मामले में आवाज उठाइए कि हमें इसमें न्याय मिलना चाहिए। कहीं 200 लिए जाते हैं, कहीं 300 लिए जाते हैं। जयन आते हैं, संविदा पे काम करते हैं, 7,000 पगार होती है, 7 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। लेकिन जनता इस मामले में आवाज नहीं उठा पाती है। कई बार जो थोड़े बहुत बोल पाते हैं उनको बोलती है कि हमारे सर ये समस्या है, इसका क्या समाधान किया जा सकता है। तो हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। इसके अलावा और एक मुख्य मुद्दा है, यहां पर गुड़ामालानी में कृषि मंडी है, सबसे ज्यादा जीरा उत्पादक क्षेत्र है गुड़ामालानी। लेकिन यहां पर किसानों को बिल नहीं दिए जाते। व्यापारी किसान से जीरा खरीदता है, गुजरात ले जाकर बेचता है। बीच में यदि कहीं बात आती है, किसान का माल है, हम बेचने जा रहे हैं, ये टैक्स की चोरी हमारे गुड़ामालानी में होती है। कोई नहीं बोल पाता है। किसानों को कृषि मंडी के अंदर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। किसानों का जीरा आज भी बिना ऑक्शन के लिए जाता है। ऑक्शन की बात आती है, कई बार अड़ंगा डालते हैं, हम 1 बजे तक करेंगे, कभी बोलते हैं 12 बजे तक करेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप बोलते हैं हमने विकास किया है, ये किया है, वो क्या, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? इसको बंद कीजिए। हमें कृषि मंडी में किसानों को मूलभूत सुविधाएं दीजिए। और जो भी जीरा व्यापारी का बाहर जाता है 100% बिलिंग कीजिए, जिससे टैक्स आएगा, इसी कृषि मंडी के अंदर सुविधाओं का विस्तार होगा। इतने साल हो गए कृषि मंडी के अंदर किसान जाता है, उसको कोई मूल सुविधाएं नहीं मिल रही है। वहां पर एक किसान को बिल नहीं दिया जाता है। क्या हो रहा है? कब जागेंगे हम? आपको किसानों को दूसरी समस्या आ रही है आजकल बिलों के बारे में। बिजली के बिल है वो बहुत बढ़कर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है।
आप 2 रुपए 55 पैसे में बिजली खरीदते हैं, 7 रुपए में बेचते हैं। उसके अलावा आजकल बिजली के बिल 20 यूनिट 40 यूनिट खर्च होती है। आप बिल कितना भेज रहे हैं? कोई 1600 भेज रहा है, कोई 2000 भेज रहा है। क्या लगा के रखा है आपने किसानों के साथ? कौन कौन से शुल्क लगा रहे हैं आप? स्थायी शुल्क आपने अलग लगा दिया, ये शुल्क वो शुल्क करके आप एक एक बिल किसान को जो 200 300 400 रुपए बिल आ रहे थे उसकी जगह आजकल 4000 आ रहे हैं। हमें जरूरत है इस करप्शन और इस जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। सवाल कीजिए ऊर्जा मंत्रालय में जो वहां पे मुख्य सचिव बैठते हैं उनसे सवाल कीजिए कि आप 2 रुपए 55 पैसे में खरीदते हैं, क्यों हमें इतनी महंगी मिलती है? कई साथी अपने बिल भेज रहे थे कि साहब 35 यूनिट आया लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ गया, किसी का 1500 है, किसी का 1340 है। आप 2 रुपए की बिजली कहां से कहां में बेच रहे हैं? दीपक जी कह रहे हैं कि माफ करने का नहीं, वादा तो हर जगह वादा ही है ना। राजनीति का काम है, वो लोग सत्ता में आ जाते हैं और जिनसे चंदा लिया होता है उनके काम निकालते रहते हैं। वोट और नोट दो चीजें हैं। वोट तो 5 साल में एक बार लेना पड़ता है और जो नोट देते हैं वो रोज हिसाब पूछते हैं उनको, इसके लिए वो उनका काम करते हैं। क्योंकि हम तो पूछते नहीं है 5 साल तक, जातिवाद पर वोट देते हैं, फलान जी आपने जाते रहा, फलान जी आपने जाते रहा। तो ये चलता रहेगा तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। प्रभुदान जी, मैं कोई नेता नहीं हूं, एक आम नागरिक हूं और आम नागरिक के तौर पर ही इन समस्याओं को उठा रहा हूं। दूसरा मुद्दा एक ये भी है कि गुड़ामालानी के अंदर आज भी कोई रोडवेज की बस है बाड़मेर से या नहीं पहुंचती है जिला मुख्यालय से। पहले एक आती थी, उसको 15 से 20 साल हो गए, बंद हो गई। उसके बाद आज भी हमारा जिला मुख्यालय से कोई सीधा संपर्क नहीं है। एक बस आती थी, वो भी बंद हो गई और हम नहीं बोल पाते हैं, आवाज नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि हम गुलामी में व्यस्त हैं नेताओं की। आवाज उठाइए, सवाल कीजिए सरकार से कि हमारी ये मूलभूत सुविधाएं हैं, यहां पे आप निजी जो बस वाले हैं उनके खिलाफ, उनके पक्ष में आप क्यों निर्णय करते हैं? जब मैंने यहां पे सवाल किया तो उन बोले यात्री भार नहीं है। बड़ा मजाक कर लेते हैं। दिन के अंदर बाड़मेर से 5 से 6 निजी बसें चलती है, अंदर पांव रखने की जगह नहीं होती है। उसी रास्ते पे सरकार कहती है यहां पे हमें यात्री भार नहीं मिलता है। इस सांठगांठ को तोड़िए मित्रों। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे ना तब तक ये सांठगांठ टूटने वाली नहीं है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको सवाल करना पड़ेगा कि ये योजना आप लाइए हमारे लिए, इस रूट पर आप बस चलाइए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, कर्नाटक का, मेरी कर्म भूमि है, वहां का आपको एक उदाहरण देता हूं कि गुड़ामालानी में तो जो हालत है उसके विपरीत आप कर्नाटक के एक गांव के हालत देखिए, छोटे से छोटा गांव, वहां पर आपको 15 मिनट के अंदर एक रोडवेज बस मिल जाएगी। लेकिन एक उपखंड मुख्यालय होते हुए भी वहां से जिला मुख्यालय के लिए एक भी बस नहीं है।
ये हालत हमारे गुड़ामालानी में है। क्यों है? क्योंकि नागरिक जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे इधर ये हालत है। समय की जरूरत है कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। दूसरा और एक मुद्दा है गुड़ामालानी। मालानी का नाम आते ही आजकल लोगों के मन में खनिज संपदा का ख्याल आता है। सबसे ज्यादा तेल, सबसे ज्यादा यहां पर गैस निकलती है। कंपनियों का एक सीएसआर फंड होता है। क्या हो रहा है उसका? कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, उस फंड का क्या हो रहा है हमारे यहां? कहां पर खर्च हो रहा है वो लोग, वो जो फंड है उस फंड का उसी क्षेत्र में खर्च होना जरूरी है, ये नियम है। हमारे यहां क्या हो रहा है? आप यहाँ की खनिज संपदा से, यहाँ की जमीन से आप तेल निकालते हैं, यहाँ की जमीन से आप गैस निकालते हैं, या आप खनन करते हैं, लेकिन आप यहां पर शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? आपने यहां स्वास्थ्य के लिए कौन सा हॉस्पिटल बनाए? बिल्कुल दीपाराम जी, यहां पर दीपक जी आप जो कह रहे हैं ये जातिवाद है, तो सिर्फ जातिवाद ही हो रहा है हमारे यहां, काम नहीं हो रहा है यहां पे। लोगों को जरूरत काम करने की है। बिल्कुल अशोक जी, मैं इसी विषय पे आऊंगा। कंपनियों में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ मैं सीएसआर पे अपनी बात पूरी करूं पहले, कि सीएसआर फंड के अंदर कहीं कहीं आपने शुरुआत में, जब कंपनियां शुरू में आई थी, तब आपने कुछ जगहों पर पौधे लगा दिए, एक दो एम्बुलेंस लगा दी आपने कहीं पर, कहीं सोमवार को आप टैबलेट देने चले आते हैं। लेकिन आपने कौन सा हॉस्पिटल खोला या गुड़ामालानी क्षेत्र में, जब आप यहां से गैस ले रहे हैं, आप यहां से तेल ले रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल आपने बाड़मेर में खोला, वो बताइए आपने। कहां हो रहा है उस फंड का उपयोग? तो बताइए आपकी इस फंड का यहां पर उपयोग हो रहा है। बिल्कुल इस फंड का दुरुपयोग हो रहा है। राजेश्वरी टर्मिनल के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बड़ा मुद्दा लाते हैं कंपनी वाले, कहते साहब यहां के लोग तो प्रशिक्षित नहीं है। नियम ये आप बनाइए, यहां पे 60% तक आप स्थायियों को लेंगे, प्रशिक्षित नहीं है। आप प्रशिक्षण जो आप केंद्र खोलिए, उस प्रशिक्षण केंद्र में उनको प्रशिक्षित कीजिए। हमारे यहाँ के युवा है वो ओमान तक में जाके अपना लोहा मनाते हैं, यहां पर आप उनको बोलते हैं वो काम नहीं कर पाते। हम कंपनियों में आप कहीं बिहार से लेके आते हैं, कभी आप कहीं से लेके आते हैं। आप गुड़ामालानी के युवाओं को प्रशिक्षित कीजिए, यहां पर केंद्र खोलिए, प्रशिक्षण केंद्र, और उस केंद्र में आप उनको प्रशिक्षित करके आप कंपनी में भर्ती कीजिए। ये आवाज उठाने की जरूरत है, सब युवाओं को ये जरूरत है। आप एक जगह मिलिए, मिलकर ये आप आवाज उठाइए कि हमें, आप प्रशिक्षण केंद्र नहीं है तो प्रशिक्षण केंद्र खोलिए, हमें रोजगार यहां पर कम से कम 50% मिलना ही चाहिए स्थानीयों को। यदि हमें एकता होगी तो ये काम होगा। कंपनियों के अंदर बिहार से आते हैं, वो भाई भतीजावाद करते हैं, यहाँ पे और दो चार और आए तो दो चार और पकड़ के लेके आते हैं, यहाँ का युवा बेरोजगार घूमता है, फिर तस्करी में लगता है। काम नहीं होगा तो कुछ तो करेगा वो। यदि उसको काम देंगे, रोजगार देंगे, तो वो लाइन पे चलेगा ना। जरूरत है इस क्षेत्र के लोगों को, यहां की कंपनियों में जॉब मिलना चाहिए।
क्यों यहाँ रोजगार नहीं मिलता है? क्यों यहाँ पर भाई भतीजावाद चलता है? कोई पहचान का है, किसी नेताजी की आप पहचान में लग गए, वो आप अंदर घुस जाते हैं। बाकी जो जिस किसान की जमीन गई है वहां पर, उस किसान का बेटा वहां नौकरी नहीं कर पाता है। क्या हालत बना रखी है आपने यहाँ पर? करप्शन का आपने तांडव मचा रखा है यहाँ पर। कोई लोग बोल नहीं पाते हैं। वक्त की ये जरूरत है आज साथियों कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस लाइव को एक बार शेयर जरूर कर दें, तो ज्यादा से ज्यादा जो गुड़ामाला निवासी है उन तक हमारी बात पहुंचे और वो आम नागरिक ये समझ सके कि ये जो हमें मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में हमें कैसे आवाज उठानी है, क्या इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसके बारे में बात कर सके। देवाराम जी, बिल्कुल 70% लोगों को स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन यह नहीं मिल रहा है। राजनीति होती है यहाँ पर। फलान जी आए, उन्होंने बोल दिया कंपनी में इतना ये काम हो जाएगा, दूसरे वाले आए, उन्होंने बोल दिया ऐसे नहीं ऐसे होगा, लेकिन हमारा क्या? गुड़ामालानी के नागरिकों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी आवाज उठाने की जरूरत है। अभी मुझे खियाराम जी एक मैसेज कर रहे थे कि नरेगा में करप्शन नहीं होता है। सरपंच साहब, आप सरपंच रहे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से होता है, किस नीति से होता है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। उसको बंद करने की जरूरत है। वर्तमान में कई, आप जो बोल रहे हैं नहीं होता है, मैं बता दूं, वर्तमान में मेरे पास कई गांवों से फोन आते हैं कि यहाँ जयंत जो संविदा पे लगे हुए हैं वो लोग प्रत्येक व्यक्ति 200 से 300 रुपए मांगते हैं, उसके बाद 200 रुपए के ऊपर हाजिरी चढ़ती है, अन्यथा 50 रुपए भी नहीं मिलते हैं। ये हालत है अपने गुड़ामालानी के अंदर। मैं गुड़ामालानी पंचायत समिति की बात कर रहा हूं सर, इसके अंदर ये हालत है और इस पे मैंने आवाज उठाई है सर कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वीडियो साहब से लेकर सीओ साहब तक ये बात की है। क्यों ये काम नहीं होता है? लोग जागरूक नहीं है, इसके लिए ऐसा होता है। एक मित्र पूछ रहे थे अभी कि रोडवेज का, तो रोडवेज का हमने अभी बात की है रोडवेज पे कि रोडवेज की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे यहाँ। गुड़ामालानी से वाया जो मेलू का रोड है, महाबार से, उस रोड से आपको यात्री बार मिलेगा। गुड़ामालानी टू धोरीमिना, धोरीमिना से अच्छा वहां पे भी यात्री बार है। बाड़मेर से भीलवाड़ा के लिए हमारे गुड़ामालानी से कोई बस नहीं है, वैसे भी गुड़ामालानी के लिए एक भी बस नहीं है, लेकिन यदि ये लोग चाहें तो यहां से भीनमाल से गुड़ामालानी होकर बाड़मेर के लिए बस शुरू कर सकते हैं और उनको वहां पर यात्री बार मिलेगा। और कोई साथी यदि अपना सवाल नहीं, देवाराम जी आप तो इस कंपनी में हैं, आपको पूरा अंदर का मालूम भी है, लेकिन हम जब आवाज नहीं उठा रहे तब ये हो रहा है ना, बिहार से सस्ते मजदूर जो बाहर से कहीं से भी मजदूर आते हैं और कंपनी में भरते हैं। यदि यहाँ का युवा संगठित होकर आवाज उठाएगा तो उनको मजदूर वहां पर काम में लेना पड़ेगा। वहां पर बिल्कुल विक्रम जी, ये नरेगा आज झुंझुना ही पकड़ाया हुआ है लोगों को रोजगार के नाम पर बिल्कुल झुंझुना पकड़ाया हुआ है।
वहां पर कितना फर्जीवाड़ा होता है आप धरातल पर देखेंगे तब मालूम चलता है। चुने हुए प्रतिनिधि है वो सवाल से उनको सवाल किया जाए तो डर जाते हैं। सबसे मुख्य जो मुद्दे थे, नर्मदा नहर का पानी है वो हमारे क्षेत्र में सिंचाई के लिए सब गांवों को उपलब्ध होना चाहिए। नर्मदा पेयजल परियोजना जो गुड़ामालानी की डीम प्रोजेक्ट है, वहां डैम बनाए, उस डैम में पानी आना चाहिए। वहां से फिल्टर होने के बाद गुड़ामालानी के 178 गांव जो इस योजना में जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े उनको जोड़कर ये पानी उन गांवों तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। तीसरा मुद्दा हमारा ये था कि यहाँ चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, उनको जल्द से जल्द ये कार्य करने की जरूरत है। अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पे होने चाहिए, ट्रॉमा सेंटर खुलने चाहिए। आजादी के 73 सालों के बाद जब हमें इन मूलभूत सुविधाओं से हम जब वंचित रहते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। थोड़े विकास की बातें होती है, सिर्फ ये जननायक जी आए थे, ये फलाना जी आए थे और उन्होंने ये 5 साल विकास किया, इन्होंने 25 साल विकास किया। हकीकत के ऊपर धरातल पर कुछ भी नहीं है, चाहे ये आए चाहे वो आए। इसका मुख्य कारण है लोग जागरूक नहीं है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, निष्पक्ष भाव से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ये बात होती है सिर्फ देवाराम जी की, यहाँ सांचौर से पालनपुर से रेल लाइन चलेगी, कई बार सर्वे होते हैं, लेकिन आज भी काम नहीं है। खेत सिंह जी गुड़ामालानी तहसील मुख्यालय नहीं है, यहाँ पर आज उपखंड मुख्यालय है। इसके बावजूद एक भी रोडवेज बस किसी भी रास्ते से हमारे गुड़ामालानी तक नहीं पहुंचती है। क्या कारण है? हम अच्छी खासी भक्ति कर लेते हैं, कभी जननायक जी, कभी फलान जी की, कभी उसकी, कभी उसकी, लेकिन कहां पर वो काम हो रहा है वो बताइए आप। जरूरत ये काम होने की है। अब ये जागरूक युवा करेगा काम, मुझे विश्वास है जो आज युवा है वो जागरूक हो रहा है और वो युवा ये काम करेगा। अब युवा पूछेगा, विष्णु जी आप पानी से लिख रहे हैं कि पानी मती बिजुल हो या मेरा मन डूबे, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहर में कोई डूबकर यदि कोई आत्महत्या करता है तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन पे अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। कल विक्रम जी इस मुद्दे पे काफी लंबी चर्चा कर रहे थे कि कई आजकल आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई है और वैसे भी बाड़मेर तो इसमें सबसे ज्यादा एक क्या बोलते हो ठिकाना बन चुका है। दीपक जी पूछिए क्या आप पूछना चाह रहे थे, बिल्कुल पूछिए। जितने भी लोग जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, जो देवीलाल जी गुड़ाव में सवाल करें, सबसे बड़ी समस्या है कि आज का बिल, बिजली का बिल अगर कोई इलाज है तो बिल्कुल सर, बिजली के बिल के बारे में हम सब लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है और कुछ जागरूक साथियों ने इसमें कोर्ट में भी केस किया है, वहां पर नोटिस इश्यू हुए, वहां पर क्या फैसला आता है, क्या उसके बारे में आता है, उस पर हमारी नजर रहेगी। उसके बाद ही कुछ वहां से सॉल्यूशन निकलता है तो देखते हैं। बाकी जो भी अब बिजली के बारे में बात अपन करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, मुख्य विपक्षी दल क्या उतनी आवाज उठा रहा है जितनी उसको उठानी चाहिए। ये सब मिले हुए हैं, अपने को यूज करते हैं किसानों को। जब उसकी सरकार होती है तो वो लोग आंदोलन करवाते हैं, जब इनकी सरकार होती है तो वो लोग आंदोलन करवाते हैं, लेकिन ये विधानसभा में सवाल नहीं पूछते हैं। इनका वेतन का काम बिना किसी व्ययदान के 5 मिनट में हो जाता है, इनकी वेतन की बढ़ोतरी होती है, इनका काम हो जाता है, फिर हमारा काम क्यों नहीं होता है? हमारे मुद्दों पे क्यों वहां चर्चा नहीं होती है?
ये सवाल आप सबको अपने खुद से करना चाहिए, सरकार से करना चाहिए, उन नेताओं से करना चाहिए जो आपके पास वोट मांगने आते हैं। जिस पार्टी के हैं, जिस दल के भी हो, आप उनसे सवाल कीजिए। अभी जल्द पंचायत समिति के चुनाव होने वाले हैं। बड़े सफेद कपड़ों में नेताजी बन के अपने बीच आ जाएंगे। उनसे सवाल कीजिए, हमारी ये समस्या है, पहले वो हल करके आइए, फिर वोट मांगने आइए। ये सवाल आप कीजिए जरूर। सिर्फ लाइव सुनने के बाद, मेरी बातें सुनने के बाद भूलिएगा मत। सबसे सवाल कीजिएगा, ये किसी एक दल से नहीं, सब दल से सवाल कीजिएगा कि ये हमारी समस्याएं हैं, इन पे आप क्या हमारा काम करेंगे, वो बताइए हमें। हम किस बारे में आपको वोट दें? आपने हमें क्या दिया है, क्या आपने हमारे लिए किया है, वो बताइए। इस बार अभी जल्द चुनाव होने वाले, तब सवाल जरूर करिएगा। बड़े बड़े सफेद शोलों में जो नेताजी आते हैं ना, जितने भी पार्टियों के, उनसे एक सवाल कीजिएगा, साहब 70 साल हुए, हमारे यहाँ पे रोडवेज की एक बस नहीं चलती है, बाड़मेर जाना पड़ता है, प्राइवेट बस पकड़नी पड़ती है, भीनमाल जाना है, प्राइवेट बस। क्या हालत हो रखा है आपने? काम की आजादी की हम बात करते हैं, छोटे से छोटा काम विधानसभा में करने, क्षेत्र के अंदर किसी विभाग में जाते हैं कराने के लिए, बिना रिश्वत काम नहीं हो रहा है। इसको रोकने के लिए हम जागरूक साथियों को आगे आना होगा। जिम्मेदारी सिर्फ जिसको वोट दिया उनकी नहीं है, वो तो वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जिसने वोट दिया है उसकी जवाबदारी ज्यादा है, क्योंकि सवाल हमें करना है। और जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे। फसल बीमा में आपने देखा हमने किस तरह लड़ाई लड़ी, उसको एक विभाग से दूसरे विभाग तक घुमाते हैं, ज्ञापन लिया कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। हमने ज्ञापन का खेल नहीं किया है, हम ज्ञापन नहीं देते हैं, बंद कर दिया ज्ञापन देना। कभी किसान साथियों के साथ कभी गए थे, 2 बार ज्ञापन दिया, कोई काम नहीं हुआ हमारा। हमें पता चला कि ज्ञापन को कचरे के डब्बे में डालते हैं, तब हमने लिखित में काम शुरू किया। और आप जागरूक साथियों से मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मुद्दे पर आप बात रखते हैं उसमें लिखित में उस विभाग के अधिकारियों से सवाल कीजिएगा। दीपक जी कह रहे हैं 25 साल से विधायक है, क्षेत्र पीछे क्यों है? क्यों? इसका वजह यह है कि हम जागरूक नागरिक उनसे सवाल नहीं कर पाते हैं, उनसे ये नहीं पूछ पाते हैं कि हमने हमारे लिए क्या किया है। हमारी ये मांग थी, हमें ये काम चाहिए था, आपने इस मुद्दे पर हमसे वोट मांगे थे और आपने उस मुद्दे को काम नहीं किया है, और हम जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे, और आगे भी जीतते जाएंगे, लेकिन हम काम नहीं करवा पाएंगे उनसे। जो भी यहां से जीत के गया उन्होंने काम उतना नहीं किया जितना धरातल पे होने की जरूरत थी। और कभी हमने पूछा उनसे कि साहब हमारा ये काम होना था। विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पंचायत समिति का सदस्य भी हो, हम उनको चुनते क्यों हैं? एक सेवक के रूप में। उसी तरह जिस तरह से हम एक दुकान में अपना मुनीम रखते हैं, मुनीम का काम होता है दुकान चलाना, ठीक उसी तरह इन विधायक और सांसदों का काम होता है सरकार चलाना। लेकिन वो मालिक बन गए, आपने मुनीम रखते हैं दुकान में, क्या उनके भरोसे छोड़ते हैं आप? फिर आप दुकान नहीं छोड़ते तो फिर ये आपने सरकार क्यों छोड़ दी? आपने सवाल नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया। सवाल कीजिए, और जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही होने वाला है।
बिल्कुल विक्रम जी, क्षेत्र में आज जागरूकता का अभाव है, और जागरूकता का अभाव बोले तो अंधेरा, और अंधेरे के अंदर चोरियां होती है, और यही हमारे गुड़ामाली क्षेत्र में हो रहा है। सिर्फ गुड़ामाली नहीं, ये पूरे राजस्थान में हो रहा है, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की आज बात रख रहा हूं। दीपक जी आवाज देखिए, मीडिया आजकल आवाज नहीं उठा रहा है, तो हमारे सामने सोशल मीडिया है, इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, और हर नेता और कोई ना कोई उसका पीए हो, चाहे उसका कोई और समझा हो, वो जरूर सुनता है, और हमारी बात वो सुनेगा तो जरूर अपने उस जो हमारा सेवक चुना हुआ है उसको जरूर सुनाएगा कि जनता हमारी ये आज बात उठा रही है, अब जनता जागरूक हो रही है, और ये अंधेरा है वो मिट रहा है, और यहां पर प्रकाश हो गया तो हम चोरी नहीं कर पाएंगे, तब वो विकास करेंगे। दीपक जी कह रहे बहुमत कम है। सर बहुमत से क्या समझ, मुझे आज तक बात समझ नहीं आई। बोलने वाला अकेला भी होता ना तो वो क्रांति कर जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग पलटन के अंदर नहीं गए थे, हिम्मत और हौसला लेकर 2-4 लोग जाके उन्होंने वो कारनामा कर दिया, क्या हम नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे साथियों? आपको जागरूक होने की जरूरत है, और जिस दिन हम जागरूक हो गए तो ये अभाव है इस जागरूकता का, जिससे ये अंधेरा है वो हटेगा, तो विकास इनको करना पड़ेगा। अशोक जी कह रहे हैं काम विकास करो के सरपंच वोट दे रहे, पट्टे आजकल नहीं मिलते हैं सब, पट्टों के चक्कर में आजकल कितने लोगों को जिताया लेकिन विकास नहीं हो पाया, और वैसे भी सबको कोई पट्टे मिलने वाले होते नहीं है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। बिल्कुल देवाराम जी, किसान कौम को एक होने की जरूरत है, और जब तक किसान कौम एक होकर आवाज नहीं उठाएगी तब तक हमारे जो मुद्दे हैं वो हल नहीं होंगे हम किसानों के। लेकिन इसमें भी आपको जागरूकता की जरूरत है। कई बार होता है उस पार्टी का एक संगठन होता है, वो अपने मनचाहे मुद्दों पर किसानों को इकट्ठा करता है, बोला किसान ये सोचता है कि मेरे इस मुद्दे पर वो लोग लेके गए, आवाज उठा दी, लेकिन हकीकत अलग होती है। जब दूसरों की सरकार होती है तब आप एक खेत देखिए, आप केंद्र में किसान को खत्म करने के लिए कृषि अध्यादेश लेके आए, और कौन से राजनीतिक दल, कौन से किसान संगठन ने अपने राजस्थान में आवाज उठाई? जो अपने क्षेत्र के हैं, गुड़ामालानी या बाड़मेर के, कौन से क्षेत्र में आवाज उठाई? कौन सा प्रदर्शन हुआ? बिल्कुल नहीं। बिजली बिलों पे बात हुई, आखिर में क्या हुआ? लेकिन हमें जागरूक यह भी होना है कि कोई अपना यूज ना कर पाए, आपका कोई उपयोग ना करें। आपको अपनी बात उन अधिकारियों के सामने रखनी है जिन पर यह जिम्मेदारी है कि किस तरह से कौन से काम होने हैं। बिजली बिलों पर आप रोड पर हंगामा ना करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको जरूरत है ऊर्जा मंत्रालय है उसके मुख्य सचिव से सवाल करने की। एक गांव से 100 पत्र जाएंगे ना तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। हमें रजिस्टर्ड पत्र लिखने पड़ेंगे कि सर ये बिल है, इतना है, आप इतने में खरीदते हैं, आप इतने में क्यों बेच रहे हैं? आपने लिखित में भेजते नहीं, हम ज्ञापन देते हैं, वो कचरे में डालते हैं।
कहां से विकास होगा, कहां से आपकी समस्या सुनी जाएगी। हम बात करते हैं, कोई जादूगर बोलता है, कोई उसका ये बोलता है, कोई उसको बोलता है। बड़े आपने अच्छी पदवी दे रखी है सबको, और आप उन पदवियों के वाहवाही में लगे हुए हैं। आप अपनी समस्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब कह रहे थे कि रजिस्टर्ड, बिल्कुल रजिस्टर्ड पत्र जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक यह हालत रहने वाली है। और किसान, विक्रम जी कह रहे थे किसान जातियों में बंटा, बिल्कुल ये तो आज हो ही रहा है। और कुछ लोग अपने आप को किसान मानते नहीं, उनकी 100-200 बीघा जमीन है, वो भी अपने आप को किसान मान ही नहीं रहे। और ये किसान तो साहब फलानी जाति रहा है, फलानी जाति रहा किसान है, मैं तो साहब तो जमीन सब जमीन हमारा कहीं है साहब, 200 बीघा मांगे है, 200 बीघा मांगे, मैं राइडो गयोडो आई गयोडो इन गयोडो, तो क्या वो किसान नहीं है। आप सब किसान हैं तो उन सबको एक फॉर्म पे आना होगा, आवाज उठानी होगी। और इस जो ये राजनीतिक दलों के बैकडोर से जो प्रदर्शन होते हैं, उनके बजाय आपको लिखित में सवाल करने पड़ेंगे कि हमें ये समस्या है, इस समस्या का समाधान हमें चाहिए, और आप इस समाधान का समस्या है, आपको चुन के भेजा है तो आप इस समस्या का समाधान कीजिए। उन नेता से भी सवाल कीजिए जिसको आपने वोट देकर चुना है। एक ये भी रूल्स है कि जिस क्षेत्र में जो संपदा निकलती है, खनिज संपदा, उसका जितना खनन होता है उस मूल्य का 1% संबंधित ग्राम पंचायत को देने का नियम है। वो पैसा जिला परिषद में जाएगा, वहां से योजना बनेगी कि इस ग्राम पंचायत और इस क्षेत्र में क्या होना है। 100 लाख का तेल वगैरह हमारे यहां से लगभग खनिज लेके गए, वो 100 लाख करोड़ का, यानी कि 1 लाख करोड़ हमारे बाड़मेर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को मिलने थे। मिले होते तो फिजा बदल जाती है, दुबई बन जाता। लेकिन क्या हुआ, ना हमें जानकारी है, किसान समझ नेताओं की वाहवाही में लगा है। नियम कानून के बारे में कौन पढ़ना चाहता है आजकल। हमें तो चिंता क्या है, रिया ने कौन सा ड्रग्स लिया है, सुशांत क्यों मरा है, फलानी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। हमारे अपनी समस्याओं का हमें पता ही नहीं है, उनका समाधान हम चाहते ही नहीं है। सिर्फ जब कुछ तकलीफ आती है, साहब ये हमारे ये काम नहीं हो रहा, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, ये बात है। आप विकास जब आपकी जो जिस पार्टी को आप समर्थन देते हैं तो वो विपक्ष में जाती, तब क्यों याद आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जागरूक नहीं, आप किसी न किसी के एकदम गुलाम बने हुए हैं। इस गुलामी से बाहर निकलिए और सवाल करना सीखिए कि हमारा ये हक है और ये रूल्स है, ये नियम है। आजकल तो कितना हमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इतने जागरूक साथी लोग बताते हैं, गूगल पे सर्च कर लो, नियम सब मिल जाते हैं। उन नियमों की पालना कराने के लिए हम उन नियमों के आधार पर उन विभागों को लिख सकते हैं। किया राम जी, कौन से मुद्दे की आप बता रहे थे कि एडीसोडी का जोर लगा दिया। एक बार आप लिखेंगे तो मैं उस मुद्दे पे अपनी बात रख पाऊंगा। दीपक जी, धरने प्रदर्शन देते हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, धरना सिर्फ हम देते हैं। और धरने में सिर्फ पार्टियां अपने हिसाब से अपने संगठन बनाए रखती है और उनसे हमें प्रदर्शन कराती है, अपने वोट के लिए हम लोग को यूज करती है। चाहे वो किसी एक दल का काम नहीं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। अपने अपने राजनीतिक दलों के किसान मोर्चे, किसान संघ अलग अलग नाम से बहुत बनाए रखते हैं।
और जब उनको जरूरत होती है तब वो लोग उपयोग ले लेते हैं। वसुंधरा जी गुड़ा महारानी यही तो धरना देने वाले थे, लेकिन क्या हुआ किसी। देखिए साहब, देने वाले धरना जो दे रहे थे, जो उनका संगठन था, उनकी किसान संघ ने धरना दिया, वो किससे जुड़ा हुआ है? बीजेपी से जुड़ा है। तो उनके लोग कहेंगे तो उनकी वसुंधरा उनकी पार्टी की थी, तो वो अपने साथ तो धोखा ही करेंगे ना। हम तो भोले वाले किसान है जो वहां पे जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी तरह से तो हमें ठगा जाता है। वोट के लिए एकता कर लिया, किसान एक हो गए, होला किया, हमारे हाथ क्या लगा? वो उनके संगठन के मुख्य जो लोग होते हैं वही पार्टियों के वो वहां पे बिठाए हुए रहते हैं, वही वार्ता करते हैं, वही बात करते हैं, किसानों को तो खाली उपयोग करते हैं। कियाराम जी, तेल के लिए 1% वाला मामला बिल्कुल सही है सर, इसमें आवाज उठानी पड़ेगी। सिर्फ बातें होती है विधान, जहां पे जिस मंच पे बात करनी होती है वहां पर कोई नहीं करता है। अपने अपने राजनीतिक जो लाभ और नुकसान देख के बयान देते राजनेता, चाहे वो कोई भी दल का हो। किसी दल का दूसरे दल के साथ संगठन हो गया, गठबंधन होने के बाद में वो उनकी भाषा चेंज हो जाती है। पहले कभी किसानों के पक्ष में बोले तो फिर वो बात नहीं कर पाते हैं। मुझे आप बताइए सर, जो तेल के बारे में वहां बोलने की आप बात कर रहे हैं, वो क्या कृषि अध्यादेशों पर भी बोलेंगे? पक्ष में हो विपक्ष में कुछ तो बोलिए कि हाँ ये सही है या गलत है, कम से कम हमें तो समझ में तो आई है कि कौन हमारे किसानों के पक्ष में है और कौन नहीं है। जिस हालत में कृषि अध्यादेश आए हैं ना, उस अध्यादेश में ये कानून बन गए तो याद रखना ये किसानी खत्म हो जाएगी। मजेदार वाकया सब, जब राठौड़ी जा रही थे ना तब भी यही हालत हुई थी। कुछ लोग बोलते थे, जागरूक थे उनमें, वो बोलते सर राठौड़ी चली जाएगी, तो बाकी लोग बोलते नहीं हम तो इतने सालों से शासन कर रहे हैं, हमारा ये रजवाड़ा है, हमारा वो हो रहा था। कुछ हुआ? एकदम साफ। आज किसानों के साथ यही हो रहा है। जे जो अध्यादेश आज हालात आए हैं, वो अध्यादेश यदि इसी रूप में, जिस रूप में लिखे हुए हैं उसी में धरातल पर आ गए तो ये खेती खत्म हो जाएगी, याद रखना। मैंने 2-3 बड़े बड़े वेबिनार में हिस्सा लिया, थोड़ी आज उन पे भी आपको जानकारी दे दूं। पहला था उजमा का, जिसमें पूर्व भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल जी शास्त्री साहब थे, यूपी से हैं, बहुत बड़े किसान नेता भी कहे जाते हैं और कृषि मंत्री रहे हुए हैं। पार्टी का नाम की बात नहीं है दीपक जी, वो बीजेपी के नेता हैं। जिस पार्टी ने ये विधेयक को आगे बढ़ाया है, क्योंकि ये किसी पे आरोप नहीं है, क्योंकि कृषि अध्यादेश जो है वो बहुत पहले से फाइल थी, जो फाइल थी वो बहुत पहले से ही थी। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। ये उन ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग उस फाइल को आगे बढ़ा के लाए। ये तो पूंजीपतियों से जो पैसा लेते हैं, फंड लेते हैं, उन्होंने फाइल को आगे बढ़ाया है। तो सोमपाल जी ने ये बात बताई थी कि यदि ये अध्यादेश जिस हालत में अभी है उसी हालत में यदि पास हो गए तो किसानों को बहुत बड़ी आफत आएगी। इसके लिए किसानों को आवाज उठाने की जरूरत है। 3 मुख्य मुद्दे उन्होंने बताए थे। एमएसपी को कानूनन करने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा उन्होंने बात की कि जो इस कानून और एक कानून में है कि कुछ विवाद होता है
तो सिर्फ एसडीएम के पास या कलेक्टर के पास किसान जा सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता है, उसको हटाने की जरूरत है। तीसरी बात उन्होंने की कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलावा जो मंडियों को खत्म करने का कानून है, उसके अंदर कोई पैन कार्ड रहेगा ना तो वो कहीं से भी खरीदी कर सकता है। तो ये कानून उन्होंने कहा था उसको हटाने की जरूरत है। सबको समान मंडी, और यदि बाहर खरीदता है तो उसको भी सेम, दोनों के नियम एक होने की जरूरत है, अन्यथा किसान के साथ अन्याय होगा। शुरुआत में 2 साल लगेगा आपको कि यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब मंडियां खत्म हो जाएगी तो मन माने दाम से खरीदना शुरू कर लेंगे। दूसरी बात, कल मैं एक वेबिनार में था, एग्री सेक्टर का वेबिनार था, उसमें देवेंद्र शर्मा साहब थे, ये इसके महान कृषि विशेषज्ञ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैं उनसे एक सवाल किया था। भारतीय किसान यूनियन के जो मेन टिकैत साहब थे, उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। मैंने ये सवाल किया, साहब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, एमएसपी लागू कराने की बात करते हैं, एमएसपी पे ही आप बात करें, लेकिन एमएसपी यदि लागू कर भी लेते हैं, जैसे कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि एमएसपी लागू कर दोगे तो सब मामला बराबर हो जाएगा। मैंने कहा सर आप एमएसपी तो लागू कर देंगे, लेकिन यदि एमएसपी के बावजूद ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, यूरोप के आधार पर ये कानून लेके आए, वहां पर एक किसान के 5000 एकड़ जमीन होती है, या हमारे 5 बीघा नहीं है, तो क्या उस सबसे कंपनी एमओयू सीधा करेगी या बीच में दलाल रहेंगे? हर 5-5 एकड़ वाले या 5 बीघा वाले से तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट करेगी नहीं, पक्का है वहां बीच में दलाल रहेगा। तो दलाल रहेगा तो एमएसपी लागू हो गया तो भी हमें क्या मिलेगा? उन्होंने भी इस वाजिब सवाल को बोला कि हाँ ये समस्या आएगी, इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए हमें किसान को कोर्ट जाने का अधिकार मिलना चाहिए। अभी 1 सितंबर को कुछ आंकड़े आए थे, पिछले साल 2019 के अंदर 10,280 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या किसी चैनल पे आपने ये सुना? किसी मीडिया चैनल पे आपने ये देखा? मीडिया चैनल के कोई भी चैनल खोलोगे आप तो सिर्फ एक कोई अभिनेता है उसने सुसाइड की है या कुछ हुआ है, सिर्फ उसकी खबर चल रही है। रोजाना कितने किसान मारे जा रहे हैं पूरे देश में, क्या उनका कुछ चर्चा होती है? क्या आपको जागरूक होने की जरूरत है? मेरा सबसे यही कहना है कि आप जागरूक बनिए। बिल्कुल विक्रम जी, हमें आज ये बात करने की जरूरत है। हर आदमी से ये मैं कहता हूं कि तू बोल तो सही, जुबान खोल तो सही, और जब तक आप जुबान खोलेंगे नहीं, मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक आपके साथ ये अन्याय होता रहेगा। जिस तरह से हमने जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे बताइए मत, सवाल कीजिए राज्य सरकार ने क्या किया। मैं राज्य सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं जो आपने क्या किया वो बताने के लिए आया हूं। मैं आपको मुद्दे बताने के लिए आया हूं कि आप इस मुद्दों पर आवाज उठा सकें। पूरे देश का हालत है, एक राजस्थान का नहीं है जो भी 10,000 मारे, पूरे देश में, और अलग अलग सिर्फ आप इंडिकेट किसी एक पार्टी पर कर रहे हैं तो मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं या उसका सदस्य नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, मैं एक आम नागरिक के तौर पर आपको ये बताने के आया हूं कि इन मुद्दों पर आप आवाज उठाइए और सब मिलकर आवाज उठाइए। जो यह शासन कर रहे हैं उनसे भी, जो विपक्ष में बैठे हैं उनसे भी, सबसे सवाल कीजिए
कि आपने हमसे वोट लेने के समय जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, उन वादों पर तेरा इरादा क्या है वो भी बता। ये आवाज उठाइए सर आप। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ आवाज उठाने काम नहीं होता, बिल्कुल होता है। ये मैंने करके दिखाया। आपने गुड़ामालानी में फसल बीमा के ऊपर लिखित में काम किया और किसानों को बीमे का क्लेम मिला, नहीं मिला तो दीपक जी आप बताइए। दस्तावेज आपके सामने रखे थे। आज हाईवे की हालत खराब है, 2016 में इसी तरह से खराब थी और तुरंत हमने काम करवाया, वो काम ठीक हुआ। अभी वापस हम काम कर रहे हैं उस पर। सरकार में लिखित में काम चल रहा है, उम्मीद करते हैं उस पर भी जल्द अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुड़ामालानी पेयजल परियोजना में जितना पानी आ रहा है ना, उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी थी बीच में 18 और 19 में। पीजी पोर्टल पर एक कंप्लेंट करने के बाद उनकी जांच आई थी और जांच के बाद तुरंत वहां पर डैम को साफ सफाई की गई और डैम की साफ सफाई के बाद गुड़ामालानी और अन्य क्षेत्र में पानी की सप्लाई शुरू हुई, लेकिन पूरे क्षेत्र में नहीं हो पाई क्योंकि हम अकेले थे, आप सब लोग नहीं थे साथ में। अकेले से काम नहीं होता है, सब साथियों को साथ आना पड़ता है। आप सब लोग साथ आइए, आवाज हम उठाएंगे, आप उठाएंगे, मिलकर आवाज उठाएंगे, मिलकर जागरूक बनेंगे और ये अंधेरे को मिटाएंगे। और जिस दिन अंधेरा मिटेगा ना तो कोई करप्शन नहीं होगा। कौन से 10 सवाल किए दीप जी आप बता तो दीजिए कि आपने ये सवाल किया उसमें जवाब नहीं दिया है। राजनेता आपने कहा है कि झूठे वादे करते हैं तो फिर आप उनको वोट देते हैं, दौड़कर सामने जाते हैं, साहब साहब आइए, साहब आइए, फलान जी आइए, ये फलान जी साहब है, ये एमएलए साहब है, ये वो साहब हूं, आप उनको साहब को साहब के तौर पे बता रहे हो। आपने सवाल कब किए उनसे? मैं इसी के लिए आज लाइव आया था कि आप सवाल करना सीखिए। लाइव के अंतिम पड़ाव पे मेरा सब साथियों से यही कहना है कि आप आवाज उठाइए, आप नेताओं से सवाल कीजिए, आप अपनी जो अपनी समस्या है उन पर अधिकारियों से सवाल कीजिए। जिस विभाग से आपको समस्या है उसके मुख्य सचिव बैठते हैं जयपुर में, उनको लेटर लिखिए, आप समस्या बताइए, कब हल नहीं होता बताइए। हम सवाल उठाते नहीं है, जो उठाता है कोई तो उस पर उंगली उठाते हैं। अरे ये तो आ गया नया, हमारी दुकानदारी बंद करा देगा। आपको वो चिंता नहीं है, आपको आवाज उठा रहा है तो उसका साथ दीजिए यदि वो सही नेक और तरीके से है तो। हम ये नहीं करें हमें वोट दीजिए। मैं वोट के लिए आपके सामने लाइव नहीं आया हूं, मैं आपकी आवाज इसलिए आपको खुद को जागरूक कराने के लिए बोल रहा हूं। आप जागरूक होइए, आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए कि हमारा ये काम क्यों नहीं किया आपने, क्या हुआ तेरा वादा, आप बताइए। 2013 विधानसभा में क्या वादे हुए, 2018 के अंदर क्या वादे हुए, 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त क्या वादे हुए, 2019 में क्या हुए, उन मुद्दों पर आप आइए तो जवाब दीजिए। जो 2013 में जीत के गए उनसे भी और जो कई सालों से जीत रहे उनसे भी सवाल कीजिए कि हमारे गुड़ामालानी में आपने इतने सालों तक वोट लिए, आपने क्या क्या काम किए वो बताइए आप, और ये काम आपने वादा किया था क्यों नहीं किया उसकी आवाज उठाइए आप, तब आपके मुद्दों का हल होगा। और जो मुद्दे आज मैंने उठाए उन पे आराम से बैठ के गौर कीजिएगा, क्या ये मुद्दे हमारे लिए जरूरी है या नहीं है,
और जरूरी है तो कल से आवाज उठाइएगा। बिन आवाज उठाए कोई काम नहीं होता है। भाई साहब बता रहे कि एक समस्या पर 50 लोग सवाल पत्र व्यवहार करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल 100 बकिया रेल क्या ये होता है। बिल्कुल नरेश जी कह रहे हैं कि वोट लेने का, बिल्कुल इनका वोट लेने का इरादा था, क्योंकि हमने तो कभी सवाल ही नहीं किए। फलानी जी आपने जाती रहा आपन वोट देनो काम आपने कहीं, ये हालत है आज। और जिस दिन आप जागरूक हो गए ना और आपने खुद सवाल कर दिए, उस दिन हर विभाग में काम होगा और आपका फोन चलेगा, नेताजी का नहीं। मैं मेरे साथ ही बता रहा हूं, जिस विभाग में पत्र जाता है ना, उस पत्र की भाषा दे के काम होता है, करके दिखाया है आपके सामने। तो दीपक जी तो जो सवाल उठ रहा है, मैं दीपक जी कहता हूं आपने गांव में करके दिखाया ना सब, तो फिर बाहर क्यों नहीं होगा? आप सवाल उठाना, आपका भी काम होगा। और इसी तरह से जैसे हमने मिलकर हमारे समस्या का समाधान कराया है, उसी तरह यदि ये विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है उन पे हम मिलजुल कर काम करेंगे तो ये समस्या भी समाधान होगा। युवाओं को इन्हीं कंपनियों के अंदर रोजगार मिलेगा, रोडवेज बसें चलती हुई दिखेगी, बिजली के बिल हम आवाज उठाएंगे तो कम आएंगे, अन्यथा हम मरते रहेंगे। कौन सी भी सरकार दोनों ऊपर और नीचे मिलकर लूट रही है किसानों को, कोई एक नहीं लूट रहा है। मिलकर जब लूटते हैं ना तब ये हाल होता है हमारा। तलवार है ना किसान की कंधे पे, यहां पे गले पे कृषि अध्यादेश आए हुए हैं, उनको भी रोकने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। बिना संगठित काम नहीं होता है। बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं, उसके लिए भी संगठित रूप से सरकारों से सवाल करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की एक साइड है विद्युत प्रवाह, उसके ऊपर किस राज्य को किस भाव में बिजली बेची जा रही है उसका पूरा डेटा है। राजस्थान डेली चेंज होता है, ₹2.43 दिखा रहा था दिन में। राजस्थान को ₹2.43 में बिजली बेची जाती है और हमको कितने में? ₹7 चिल्लर में। फिर भी क्या हुआ? कंपनी घाटे में। ट्रांसफार्मर जल गया, फोन कर दो, 7 दिन तो छोड़ो 30 दिन तक चेंज नहीं होता है। हम क्या करते हैं एमएलए साहब को, साहब माके हो गयो। कभी आरटीआई लगेगी पूछा आपने कि इस विभाग में, बिजली विभाग में आपके जो ट्रांसफार्मर आए थे कितने आपके पास अवेलेबल है, कौन सा ट्रांसफार्मर कौन से किसान को दिया गया, किस सीरियल नंबर का किसको दिया गया, और आपने वो ट्रांसफार्मर की शिकायत आई थी उस पर कब काम हुआ, आप कीजिए। ये सवाल कीजिए, आपका ट्रांसफार्मर दूसरे दिन लगना शुरू हो जाएगा। सेम जो राजस्थान के अंदर जिस तरह से कंपनियां काम करती है उसी तरह कर्नाटक में काम होता है, लेकिन 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर गांव तक के भी जो यहाँ का कर्नाटक इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके जो कॉल ना करें। कुछ साथी कॉल करके बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, मैं उनसे मैं ये बता रहा था कि कर्नाटक के अंदर ट्रांसफार्मर जलने या किसी भी विद्युत की समस्या होने पर विदिन 15 से 20 मिनट के अंदर वहां पर कर्मचारी आ जाते हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं आते हैं 30 दिन तक भी। कहां 30 मिनट और कहां 30 दिन, क्योंकि हम सवाल नहीं कर पाते हैं, हम जागरूक, हम नागरिक नहीं है। और जिस दिन हम नागरिक जागरूक हो गए ना, उस दिन कोई भी कंपनी अपना काम ठीक ढंग से करेगी। कर्मचारी वेतन उठाते हैं, लेकिन सेवाएं आप ग्राम पंचायत में देख लीजिए, चेक कीजिए आपके कितने कर्मचारी है, कितने ड्यूटी पर आ रहे हैं। चिकित्सा विभाग में कितने आपके वहां पे पोस्ट है, कितने आपके ड्यूटी पे आ रहे हैं।
नहीं आ रहे तो आप सवाल कीजिए। सुविधाएं आपके जागरूक होने से आपके पास आएगी। मेरे यहाँ पे कुछ समस्याएं थी, हमने सवाल उठाना शुरू किया है, वहां पे बदलाव शुरू हुआ है, मेरे ग्राम पंचायत बता रहा हूं। और अन्य ग्राम पंचायतों में भी आप इसी तरह से आवाज उठाएंगे तो वो समस्याएं खत्म होगी। हर विभाग का भी थोड़ा हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो सरकार है ये दुकानदारी अपनी है, ये जो जनसेवक चुने गए हैं वो हमारे मुनीम है, वहां पे उन मुनीमों पर ध्यान रखने की जवाबदारी हम नागरिकों की है। और जिस दिन हम नागरिक जागरूक होकर उन विभागों पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, उन मुनीमों के ऊपर ध्यान रखना शुरू करेंगे कि ये मुनीम जी हमारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस दिन हमारी समस्याओं का हल होगा। उम्मीद करता हूं सब साथी इस बात को समझेंगे। अगली बार जब भी आपके पास कोई वोट मांगने आए, कोई वोट मांगने आए तो उनसे सवाल जरूर करना कि पिछली बार आपने वो वादा किया था उसका क्या हुआ, और अब आप नया वादा लेके आए इसकी आपके पास क्या योजना है। बड़ा वादा कर दिया किसानों को, माफ कर देंगे कर्ज, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आपने सिर्फ उनका बोला हुआ शब्द सुना था, क्या आपने सवाल किया कि आपके पास क्या योजना है, क्या आपका बजट है? खुद अपना राजस्थान का जितना बजट है उतना कर्जा हो रहा था, कहां से माफ करते? लेकिन आप खुद ने उसको समझा नहीं, सवाल नहीं, हमें उनका वादा सुनना था, पर उसी वादे पर आप ठगे गए। मैं ये भी कहता हूं कि संपूर्ण कर्जा माफी कहीं पे भी समाधान नहीं है, आप कर्जा माफी कोई समाधान नहीं है। आप किसानों को सशक्त बनाइए। किसान जो कर्जा लेता है वो कर्जा ज्यादातर सामाजिक कुरीतियों पर भी खर्च होता है। आजकल मृत्यु घोष दिखावे के अंदर उसने ये बनाया वो बनाया, कौन से शास्त्र कहते हैं साहब मृत्यु घोष पर ऐसा होना चाहिए? थोड़ा कोई आवाज उठा लेता है उसको कहते हैं अरे ये तो धार्मिक बात है, यहाँ पे धार्मिक की बात नहीं हो रही है। धर्म ये कभी नहीं कहता है कि इस तरह गलत खर्चा किया जाए, आप इसको रोकिए। इन कुरीतियों पर भी रोक लगाने की जरूरत है, किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। शादी ब्याह मायरा इन पे एक लिमिटेड जो चल रहा है वो लिमिटेड होना चाहिए। दिखावे में जो लाखों खर्च हो रहे हैं उसकी वजह से भी किसानों पर बोझ बढ़ रहा है। किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। नशे के अंदर जो युवा जा रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है। कुछ क्षेत्र के अंदर जो अन्य समस्या हैं उन पे सब जागरूक नागरिकों को बैठकर विचार करने की जरूरत है। साथियों, आप इतनी देर तक मेरे साथ लाइव जुड़े, आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। फिर मिलेंगे उम्मीद इसी के साथ कि आप अगली बार कुछ सवाल सरकार से, कुछ सवाल नेताओं से जरूर करेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।